गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे ग्रेजुएशन में डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है, तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे तो वहाँ चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, थोड़ी और अच्छी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इट्स अ टाइम फॉर इंटीग्रल। तो अब हम इंटीग्रल करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले। टॉपिक लंबा रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन का। और जब समाकलन शुरू होता है तो समाकलन के जस्ट आगे समाकलन खुद ही अपने आप में दो है। समाकलन भी अपने आप में दो है, एक तो है अनिश्चित समाकलन, एक है निश्चित समाकलन। तो पहले ये दो पूरे करेंगे। ये दो पूरे करते ही सीधा स्टार्ट हो जाएगा हमारा समाकलन का उपयोग। समाकलन के उपयोग की समाकलन काम कहाँ आता है, जो क्षेत्रकलन है, जो हमारा सीनियर का टॉपिक है क्षेत्रकलन, उसमें पढ़ेंगे। कॉलेज में भी क्षेत्रकलन है, वहां पे भी क्षेत्रकलन पढ़ेंगे, चापकलन पढ़ेंगे। तो ये दो तीन चीजें अब बैक टू बैक एक साथ ही शुरू हो जाएंगी और एक साथ ही चलेंगी ये सारी। अभी तो हम समाकलन पढ़ेंगे, यही अभी अब तो टाइम खा जाएगा क्योंकि समाकलन के बहुत से टाइप के सवाल है ना। और सवाल समाकलन थोड़ा सा जटिल भी है। जटिल इसलिए है कि इसके अंदर जब आप सवाल करते हैं तो आपको पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है। कब दो जोड़ना है, कभी दो घटाना है, कभी तीन घटाना है, कभी तीन का भाग दे रहे हो, कभी कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, कभी कोई फॉर्मूला लगा रहे हो। तो ये जो चीजें हैं जो शुरुआत में पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो उसको प्रॉब्लम होती है कि अब यहाँ दो क्यों जोड़ दिया, यहाँ दो क्यों घटा दिया, यहाँ पे भाग क्यों दे दिया, यहाँ साइन से गुणा क्यों कर दिया। तो एक्चुअली ये जो साइन से गुणा कर दिया, ये भाग से कर दिया, ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। समाकलन बनाने के लिए हमें ये करने पड़ते हैं। ये जो ट्रिक्स है ये समाकलन की ट्रिक्स है। समाकलन को बनाना पड़ता है, समाकलन को बनाना पड़ता है, अवकलन को करना पड़ता है और समाकलन को बनाना पड़ता है। तो दोनों में जो बड़ा अंतर है वो है करना और बनाना। करना है बस आप जो रूल है उसको लगाओ और कर डालो, जो फॉर्मूले हैं जो सूत्र है अवकलन वाले वो लगा दो, सीधा लगा दो और कर डालो। लेकिन जब आप समाकलन में आते हैं तो कर डालो नहीं होता, पहले बनाओ और उसके बाद फॉर्मूले लगाओ। पहले बनाओ, ये जो बनाओ वर्ड है इसका मतलब है पहले सवाल को इस तरीके से चेंज करो कि वो फॉर्मूलों के अंदर सेट हो जाए, फॉर्मूलों के अंदर सेट हो जाए। तो सवाल को तोड़ना मोड़ना चेंज करना पड़ता है कि वो चेंज हो जाए और समाकलन के किसी ना किसी फॉर्मूले के अंदर सेट हो जाए। अब आप फॉर्मूलों को चेंज नहीं कर सकते। अवकलन में यही खास बात है। अवकलन में आपका सवाल जो है, आपका सवाल वैसे ही रहता है, आप अपने फॉर्मूलों को मोल्ड कर लेते हैं, फॉर्मूलों को चेंज कर लेते हैं, उस सवाल के हिसाब से अपने फॉर्मूले सेट कर लेते हैं। लेकिन समाकलन ये अलाउड नहीं करता। समाकलन कहता है सवाल को पहले इस तरीके से तोड़ो, चेंज करो, बदलो, इस रूप में डालो कि कोई ना कोई लिमिटेड फॉर्मूलों के भीतर भीतर वो सेट हो जाए, यानी किसी न किसी फॉर्मूले में सेट हो जाए। तो जब तक आप तोड़ते रहते हो सवाल को, जब तक वो किसी फॉर्मूले में सेट ना हो जाए। और इसके लिए फिर आप ऐसी ऐसी चीजें करते हो जो एक बार देखने में अजीब लगती है कि क्या कभी जोड़ रहे हो, कभी घटा रहे हो, कभी परिमेयकरण कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। ये कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं ताकि किसी न किसी फॉर्मूले में सवाल ढल जाए। अब ये चीज ट्रिकी है, ये ट्रिकी चीज है। ये जो चीज है ये परेशानी भरी है क्योंकि जो नया स्टूडेंट होता है, जो पहली बार समाकलन को पढ़ रहा है सीरियसली, उसके लिए ये चीजें ट्रिकी है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको ये समझ में आने लगता है ये ट्रिक क्यों जरूरी है। क्योंकि समाकलन को, जैसे मैंने कहा, समाकलन को बनाना पड़ता है, अवकलन को करना पड़ता है। तो कर दिया, जैसे से कर दिया ठीक है, पहले इसका कर दिया, फिर इसका कर दिया, फिर इसका कर दिया, फिर इसका कर दिया। समाकलन में इसका कर दिया, इसका कर दिया नहीं होता। इसको बनाओ 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 और फिर एक फॉर्मूला लगाओ। तो वो दिक्कत जो है वो समाकलन में परेशान करती है। ये जो ट्रिक है ये समाकलन में परेशान करती है। इसलिए समाकलन कई लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ना। लेकिन कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। समाकलन करने के लिए आपको ट्रिकी होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना ट्रिकी हुए समाकलन आप कर नहीं सकते, बिना ट्रिकी हुए समाकलन कर नहीं सकते। क्योंकि बिना ट्रिक नहीं करोगे तो सवाल टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो फॉर्मूले में नहीं आएगा, फॉर्मूले में नहीं आएगा तो समाकलन नहीं होगा। ये दिक्कत परेशान करेगी। ठीक है, चलो आ जाओ एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन, जिसे हम समाकलन कहते हैं। माना जाता है कि समाकलन का उद्गम जो है, जिसे आज हम समाकलन कहते हैं, अभी समाकलन को पहले समझिएगा अच्छे से, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बिना हिस्ट्री को जिक्र किए हुए इस बात को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि समाकलन का जो पहला हिस्सा है, सबसे पहला जो पार्ट आता है कि भाई समाकलन का उद्गम क्या हुआ था। कई लोगों को लगता है कि अवकलन के बाद समाकलन है, जबकि नहीं है। समाकलन की हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो अवकलन से पूर्व है, अवकलन से पूर्व है। अब जो हम पढ़ते हैं आजकल, हम जो समाकलन पढ़ते हैं, वो अवकलन का रिवर्स के तौर पे या व्युत्क्रम के तौर पे पढ़ते हैं कि अवकलन को उल्टा कर दो समाकलन बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। शुरुआत में समाकलन जो वो था इंडिपेंडेंट आया था, स्वतंत्र आया था, उसका अवकलन से कोई लेना देना नहीं था। अवकलन तो बहुत बहुत बाद में आया, अवकलन तो बहुत बाद में आया, यानी न्यूटन का जो काल था 1660 1680, उसके आसपास जो 17वीं शताब्दी थी, उसमें अवकलन आया है। समाकलन को अगर पीछे जाके देखें तो ये आपको आप बीसी में मिल जाएगा, मतलब तीसरी या चौथी में अगर आप जाएंगे सदी में ईसा पूर्व, तो तीसरी या चौथी ईसा पूर्व में भी आपको ये आपको मिल जाता है समाकलन। यानी समाकलन जो है वो काफी पुराना है। यानी आज अगर अवकलन को लगाएं तो अवकलन की उम्र सिर्फ 400 साल होगी, अवकलन की उम्र सिर्फ 400 साल होगी, और समाकलन की उम्र कम से कम 2300 साल पक्की है। सबसे पहला जो स्रोत हमें मिलता है समाकलन का, वो मिलता है आर्किमिडीज के। आर्किमिडीज ने जो काम किया था, जो उनका काम था, उस काम में हमें समाकलन की पहली झलक वहां मिल जाती है। पहली बार समाकलन का उपयोग आर्किमिडीज ने किया था, यानी 2300 साल समाकलन को हो चुके हैं। अजीब लगता है जब नॉर्मली किसी बच्चे को आप बताते हो कि समाकलन 2300 साल पहले ही आ गया था, अवकलन 400 साल पहले आया है, मतलब 1900 साल बड़ा है समाकलन अवकलन से कम 1900 साल बड़ा है। उससे पहले का कोई प्रमाण मिला नहीं है, इसलिए उसकी गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन एटलीस्ट 1900 साल तो पुराना है ही। आज समाकलन की उम्र 2300 साल है और अवकलन की उम्र मात्र 401 साल मुश्किल से है। तो अवकलन बहुत बहुत बाद में आया, न्यूटन से शुरू होता है, न्यूटन और लेबनिज से आपका अवकलन शुरू होता है, लेकिन समाकलन आपका बहुत पहले से शुरू हो जाता है। तो जो समाकलन का रूप उस समय चलता था, उसे आप समाकलन बोलिए या कुछ और नाम बोल दीजिए, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल वर्ड है, ये बेटर वर्ड है। पहले समाकलन को उस तरीके से नहीं बनाया गया था जिस रूप में आज आप जानते हैं। आज आप जिस रूप में समाकलन को जानते हैं, ये उस रूप में नहीं था। पहले समाकलन जो था वो योग के रूप में था, छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ के रूप में था, छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ के रूप में। अगर हम आर्किमिडीज के टाइम पे जाएं, तो आर्किमिडीज के टाइम पे कोई बीएससी नहीं हुआ करती थी, मैथ प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो उस समय की अगर आप कालखंड की बात करें, तो उस कालखंड में जो भी कुछ किया गया था, वो या तो रुचिवश किया गया था, क्यूरियोसिटी थी जानने की तो किया गया होगा, या फिर कोई एप्लीकेशन कहीं काम आए तो गणित को पढ़ा जाता था। गणित को पढ़ने के दो ही कारण थे, या तो आपकी रुचि है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं गणित को, तो आप गणित पढ़ते थे, या फिर गणित को कहीं काम में लिया जा सके, कुछ बनाया जा सके, कुछ किया जा सके, तो आप पढ़ते थे, है ना। स्कूल के हिसाब से वहां पे कुछ ऐसा नहीं था, तो गणित उस समय इस तरीके से पढ़ी जाती थी। तो उस समय जो आपको सबसे पहला हिस्सा मिलता है वो है जोड़, जोड़ के रूप में। और उस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत होती थी वो होती थी लंबाइयों को, लंबाई निकालना, लंबाई निकालना और क्षेत्रफल निकालना, लंबाई और क्षेत्रफल। ज्यादातर जो ज्यामिति थी, उसमें ज्यामिति हावी थी। अगर हम पुराने काल में जा रहे हैं, तो उसमें आप पाइथागोरस के समय में आप देखेंगे तो दो ही चीजें हावी थी, एक तो नंबर और एक ज्यामिति। उसके अलावा गणित को कुछ और समझा ही नहीं जाता था। गणित सिर्फ दो ही विषय थे, गणित सिर्फ दो ही चीजों से बनी है, या तो वो नंबर है या फिर वो ज्यामिति है। तो नंबर और ज्यामिति के अलावा कोई और ब्रांच उस समय थी ही नहीं। तो ज्यामिति जो थी वो या तो लंबाई से बनती है, और या फिर क्षेत्रफल से बनती है, और या फिर आगे आगे बढ़ते हैं तो फिर आयतन आ गया। तो लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन हम देखते हैं कि जो छोटा समय था उस समय कुछ गिनी चुनी आकृतियों का ही क्षेत्रफल निकाला जा सकता था। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाला जा सकता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता था, आयत का निकाल सकते थे, वर्ग का निकाल सकते थे, और व्रत का निकाल सकते थे, या कोई इक्का दुक्का और कोई खास प्रकार का समांतर चतुर्भुज है या कोई और प्रकार का चतुर्भुज है, तो उन्हीं का, यानी लिमिटेड आकृतियों का ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे। लिमिटेड टाइप की जो आकृति है, उन्हीं का ही क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो शुरुआत होती है आर्किमिडीज से। भाई क्षेत्रफल तो सबका ही होता है, चाहे व्रत हो या ना हो। कोई चीज अगर व्रत है तो भी उसका क्षेत्रफल होता है, और व्रत नहीं है तो भी तो क्षेत्रफल तो होता ही है। जैसे इसका है तो इसका क्षेत्रफल होता है, और होता कितना है इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। अगर इसकी रेडियस त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लो। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर आकृति वृत्तीय हो। और दूसरा, अगर हम प्रकृति में जाएं, अगर हमारे खेत को देखें, तो क्या हमारे खेत वर्ताकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, आयताकार होते हैं? नहीं।
इनमें से कुछ भी नहीं होते, वो तो रैंडमली कोई भी शेप हो जाते, वो तो रैंडमली कोई भी शेप हो सकते हैं। आपके खेत को देखिए, आपके प्लॉट को देखिए, या जमीन के किसी टुकड़े को देखिए, किसी देश की शेप को देखिए, किसी भी कंट्री के शेप को उठाइए, क्या वो कोई एक परफेक्ट शेप है? क्या वो वृत्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज में से कोई है? नहीं। तो ये त्रिभुज, चतुर्भुज जिसको हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली दिखते ही नहीं है कहीं पे। जिन आकृतियों की हम बात करते हैं, ये वो परफेक्ट आकृतियां हैं, और प्रकृति इतनी परफेक्ट से काम बनाती नहीं है, वो तो जैसी बनती है वैसी बना देती है। तो प्रकृति में ये आकृतियां आपको कभी मिलती ही नहीं है। तो जो आकृतियां आपको मिलती है वो बिल्कुल ही इम्प्रॉपर होती है, मतलब इस तरीके की आकृतियां होती है। तो आर्किमिडीज ने सबसे पहली शुरुआत की थी कि जो मेन आकृति है वो किसी भी शेप में आ सकती है। तो क्या क्षेत्रफल निकालने का कोई और तरीका हो सकता है? क्या कोई और संभव तरीका है जिससे हर प्रकार की आकृति, ये वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय, जो खास प्रकार की आपकी आकृति है, उन तक हम सीमित ना रहें, हम हर प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल निकाल सके? तो इस कंसेप्ट की जो शुरुआत है, कि एक सोच आई थी पहली बार, सोचने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि पहली बार उन्होंने ये सोचा कि भाई हम ऐसा एक व्यापक सूत्र बनाएं जो सबके ऊपर काम करे। ये बात फर्क ही ना पड़े कि आकृति कैसी है, वृत्त है, त्रिभुज है, या चतुर्भुज है, या आयत है, या वर्ग है, इससे परे जाए हम सिर्फ कोई भी आकृति हो, आड़ी, टेढ़ी, तिरछी, कोई भी आकृति हो, हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सके। इस आइडिया को सबसे पहली बार रखा गया, और उन्होंने जो एग्जाम यूज किया, जिसे मेथड ऑफ एक्सोशन कहते हैं, वो बहुत कमाल का था, है ना। तो उन्होंने जो किया वो ये है कि आप इस पे ग्रिल डालो, ग्रिल का मतलब जाली, इसके ऊपर एक जाली बिछा दो, इस तरीके से आपने इस तरीके से मैंने इसे जाली में बंद कर दिया, इस आकृति को। अब मैं ये देख सकता हूं कि कुछ आयत जो हैं, कुछ ये वर्ग है, क्योंकि मैंने बराबर बराबर साइज लिए, ये कुछ वर्ग है। आवाज तो आनी चाहिए। हाँ, तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके वर्ग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अंदर आ रहे हैं, देखो ये परफेक्टली अंदर है, मैं उन पे पेन चला देता हूं, जो परफेक्टली अंदर है, जो जो आयत, जो जो वर्ग परफेक्टली अंदर है, ये रहा। अगर इन आयतों को मैं जोड़ लूं, ये जो आयत है, अगर इन आयतों को मैं जोड़ लूं, इसका क्षेत्रफल, 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 इसका और इसका और इसका और इसका, इनका क्षेत्रफल मैं जोड़ लूं, इन सबको मैं जोड़ लूं, तो कुछ हद तक मुझे मेरे वक्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इन आयत का क्षेत्रफल तो मुझे पता ही है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो आता ही है निकालना, जबकि ये तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालना आता ही है। और ये जाली मेरी है, ये जाली मेरी है, तो मैं एक जाली में एक वर्ग का क्षेत्रफल मैं खुद से कैलकुलेट कर लूंगा। एक वर्ग से गिन लूंगा, फिर कितने, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 12, 12 2 14, फिर एक का निकाल के 14 से गुणा कर दूंगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे हैं जो पूरे परफेक्टली अंदर नहीं आ रहे, कुछ ऐसे हैं जो परफेक्टली नहीं आ रहे, उसका कुछ हिस्सा आपके कर्व के अंदर आ रहा है, जैसे इसे देखो, कुछ हिस्सा अंदर आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। ये देखो, ये वो वर्ग है जिनमें से थोड़ा वर्ग का कुछ हिस्सा वक्र के अंदर आ रहा है और कुछ बाहर जा रहा है, यानी यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। इस वजह से या तो हमारा क्षेत्रफल जो है वो कम आएगा या ज्यादा आ जाएगा, है ना, या तो ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। अब आर्किमिडीज को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। अगर मैं इन पिंक वाले आयतों को जोड़ लेता हूं, अगर पिंक वाले आयतों को भी जोड़ लूंगा, तो मेरा क्षेत्रफल ज्यादा आने लग जाएगा। इन पिंक वाले आयतों को भी ग्रीन वाले आयतों के साथ जोड़ दूं, ग्रीन वाले जोड़ दूं प्लस पिंक वाले जोड़ दूं, तो मेरा क्षेत्रफल ज्यादा आ जाएगा। और पिंक वालों को छोड़ दूं तो मेरा क्षेत्रफल कम आ रहा है। यानी दोनों ही केस में गलती तो है, दोनों ही केस में गलती है। अगर ग्रीन ग्रीन वाले ले लेता हूं, केवल ग्रीन वाले लेता हूं, तो आपको दिख रहा होगा कि येलो वाला का जो मेन क्षेत्रफल है उससे कम आ रहा है। और अगर पिंक वालों को भी शामिल कर लेता हूं, पिंक वालों को भी शामिल कर लेता हूं, तो फिर ज्यादा आ रहा है।
अब या तो ज्यादा आ रहा है और या कम आ रहा है, दोनों ही केस में गलती तो आ रही है ना, कम निकल रहा है तो भी गलत है, ज्यादा निकल रहा है तो भी गलत है। फिर आर्किमिडीज ने ये देखा, आर्किमिडीज ने देखा कि अगर ये जो मैशेस बनाए हैं, इनको मैश कहते हैं, इन मैशेस की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर सारे मैशेस को डबल कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये गलती में कमी आएगी। अगर मैंने हर मैश को हाफ हाफ और कर दूं, ये देखो, अगर इन मैश को मैं हाफ कर दूं, अब देखोगे कि जो गलती है उसकी मात्रा में गिरावट आई है। अब इसकी मात्रा में गिरावट आई है। अब मैं जो एरिया निकालूंगा वो और ज्यादा परफेक्ट आएगा, और ज्यादा क्लोज आएगा रियल वैल्यू के। अगर मैं अभी और इसको डबल कर दूं, और आयत, ये जो आयत, जो जालियां हैं, इनको और पतली कर दूं, मतलब और बीच में कुछ पैरेलल लाइन जो है, ये मान लो ये जो लाइनें खींची है, ये मैंने 20 बाई 20 की ग्रिड बनाई है, मैंने 20 बाई 20 की ग्रिड बनाई है। 20 बाई 20 की ग्रिड बनाने के बजाय अगर मैं 50 बाई 50 की ग्रिड बनाऊं तो, या 100 बाई 100 की ग्रिड बनाऊं तो इसका मतलब मैं जितनी ज्यादा पतली ग्रिड बनाऊंगा, मैं उतना ही परफेक्टली इस आइडिया को ग्रैब कर पाऊंगा, इसका एग्जैक्ट क्षेत्रफल जो है मैं निकाल पाऊंगा। इसे कहते हैं मेथड ऑफ एक्सोशन। ये सबसे पहली बात हमें आर्किमिडीज के काम में मिलता है। तो आर्किमिडीज से शुरुआत होती है सम करने की। एक और बेहतर तरीका है, लेकिन याद रखिए उस समय तक जो अनंत था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, अनंत जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये जो एरर है, ये एरर केवल तभी खत्म, आपको किनारों में आप चाहे कितने ही वर्ग बनाइए, आपको लगेगा कि एरर अब तो है अभी भी। क्यों? क्योंकि जहां भी आएगा, यहाँ पे आपने मान लो खींचा, अभी भी आप एक पे जाके देखो, यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ नजर आएगी। ये देखो, इस पे आ जाओ खाली, इसका कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है, इस खेली एक का, इसका देखो कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ बाहर है। तो अगर इस आयत को लेते हो तो एक्स्ट्रा भी आ गया, नहीं लेते हो तो कुछ छूट जाएगा, या तो कुछ आ रहा है या कुछ छूट रहा है। नहीं लेते हो, नहीं लेते हो तो अंदर वाला छूट गया, ये क्षेत्रफल तो आपने छोड़ दिया, है ना। और अगर बाहर वाला लेते हो, जैसे मान लो किसी का बिल हुआ 21 रुपए 70 पैसे, अब 21 रुपए 70 पैसे, या तो 70 पैसे चुकाओ, या तो 22 रुपए दे दिए। अब 22 रुपए दे दिए तो 30 पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। अगर 21 रुपए देता हूं तो 70 पैसे छोड़ दिए, बिल कम चुकाया है। तो कुल मिला के ऐसी जगह फंस गए जहां पे दिक्कत खड़ी हो रही है। लेकिन ये दिक्कत कम हो सकती है अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, मतलब 100 गुणा 100 को 1000 गुणा 1000, 1000 गुणा 1000 को 10,000 गुणा 10,000, 10,000 को 20,000 गुणा 20,000, 20,000 को 30,000 गुणा 30,000, उसको बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें। तो क्या होगा, लगातार ये प्रोसेस अगर चलता रहे और आपकी जो ग्रिड है वो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो जाए, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम कैसे खत्म हो जाएगी? फिर ये प्रॉब्लम इसलिए खत्म हो जाएगी, जो आपका आयत होगा, जो उस समय आपका आयत होगा, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ लगभग नियर टू जीरो आ जाएगी। मतलब एक मिट्टी के कण जितनी उसका साइज हो जाएगा, उससे भी कम, एक प्रोटॉन जितना या उससे भी कम, उससे भी छोटा, इतना छोटा हो जाएगा। तो उस समय आपकी जो गलती है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आप जितनी ज्यादा बेटर ग्रिड बनाएंगे और उतना ही ज्यादा आप क्लोज रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, फिर आर्किमिडीज की डेथ हो गई, और डेथ होते ही वो मामला वहां पे रह गया, फिर बहुत लंबे समय तक वो चीज जा नहीं पाई। अगर आर्किमिडीज 10 साल और रह जाते तो ये चीज उस समय ही आ जाती, और ये चीजें और आगे बढ़ चुकी होती, क्योंकि जो करके जाते उसको आगे बढ़ाते। तो वो वहां पे अटक गई मामला। तो यहाँ पे ये आर्किमिडीज का काम था, इसको सम कहा गया। ये इंटीग्रेशन था उस समय, ये इंटीग्रेशन था उस समय, इसको इंटीग्रेशन कहते थे। याद रखिए उस समय वो dy बाई डी एक्स, डेल बाई डेल एक्स ये नहीं आया था, और उसकी जुद भी नहीं है, यही समाकलन है, यही समाकलन। अभी जो आप करते हो e की पावर x dx बराबर, यही करते हो आप, आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन कर यही रहे हो आप। अभी आपको दिखा भी दूंगा कि यही करते हैं हम लोग। तो ये आपका समाकलन की भूमिका है, शुरुआती भूमिका। फिर समय बदलता चला गया, बहुत सारे लोग आए, इन्फिनिटी के साथ थोड़ा एडजस्टेबल हुए हम लोग, इन्फिनिटी को हम समझने लगे, लेकिन उस तरीके से नहीं समझने लगे कि हम पचा पाए, हम पचा नहीं पा रहे थे इन्फिनिटी को। और इस सम को भी समझ पाना मुश्किल था कि अनंत बार टुकड़े करने पर ये कैसे काम करेगा, और ये लगभग अटका पड़ा था, चलता रहा। फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं न्यूटन, और न्यूटन अपना अवकलन लेके आते हैं। न्यूटन जो है वो अपना कैलकुलस लेके आते हैं, अवकलन लेके आते हैं। अच्छा, न्यूटन को भी नहीं पता था कि जो मैं डिफरेंशिएशन बना रहा हूं उसका उल्टा समाकलन है क्या, उनको भी नहीं पता था।
उन्होंने तो सिर्फ अपना जो डिफरेंशिएशन था वो जो बनाया उसका एक एंटी पार्ट बनाया कि भाई जब अगर किसी का अवकलन करने पर ये आता है तो वापस भी तो आना होगा, तो उन्होंने एक बनाया एंटी डेरिवेटिव। शुरुआत में एंटी डेरिवेटिव मतलब जो उल्टा काम करता हो, जो समाकलन कर रहा है उसका उल्टा काम एंटी डेरिवेटिव। उन्हें उस समय एंटी डेरिवेटिव के नाम से वो उसे कहते थे कि एंटी डेरिवेटिव मतलब जो भी अवकलन ने जो कर दिया समाकलन उसको वापस, मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब जो उसको वापस ला देगा। मतलब एफ एक्स का मान लो अवकलन किया जी एक्स आ गया, तो जी एक्स को वापस एफ एक्स लाने का काम जो करेगा उसका नाम होगा एंटी डेरिवेटिव। तब तक डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव दो का जन्म हो चुका था, अभी भी समाकलन नहीं आया था। फिर आगे धीरे धीरे तारे कनेक्ट होते हैं, चीजें कनेक्ट होती है, एक थ्योरम आती है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसने आके सब कुछ बदल दिया, और उसने समझाया कि जो अवकलन है और जो समाकलन है वो दोनों एक है। जिसे आप इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम हमेशा किसी भी गणित की कोई भी फंडामेंटल थ्योरम हो वो एक ब्रिज होता है। वो जो फंडामेंटल थ्योरम होती है वो एक ब्रिज होता है जो दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहा होता है, या उस जो ब्रांच है उस ब्रांच का कोर पार्ट होता है। कोर पार्ट का मतलब इंजन होता है, जिससे वो पूरा जो ब्रांच है वो रन हो रहा हो, जिसके आधार पे वो काम कर रहा हो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आती है, आपने देखा होगा जो फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस आती है उसका काम बस यही है, उसका काम यही है, वो दोनों चीजों को कनेक्ट कर देती है। कैसे कनेक्ट करती है वो देखो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वो कहती है कि मान लो आपका कोई फंक्शन फाई है जिसका अवकलन एफ एक्स है। आपका कोई फंक्शन है फाई जिसका अवकलन एफ एक्स है। फाई कोई फंक्शन है उसका अवकलन एफ एक्स है, तो एफ एक्स का समाकलन ए टू बी बराबर होगा फाई बी माइनस फाई बी माइनस फाई ए। ये थ्योरम ने आके दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। फाई कौन है? जिससे एफ आया, जिसके अवकलन से एफ आया, तो इसने फलन और फलन के अवकलन को आपस में कनेक्ट कर दिया कि यही है, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसने जाके दोनों चीजों को फिर एक बना दिया कि दो ब्रांचेस नहीं है, ये एक ही चीज है और आपस में इंटर रिलेटेड है। फिर दोनों को हम एक दूसरे के विलोम के तौर पे पढ़ने लगे, फिर हमने इसको विलोम बना दिया। अगर हम लिमिट हटा दें यहाँ पे, तो फिर ये सीधा का सीधा ऐसे ही बन जाएगा। अगर आप लिमिट हटा दो तो ये हो जाएगा फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स, दूसरा इसका समाकलन बराबर फाई एक्स। सॉरी फाई, अवकलन से कोई चीज आई है तो वापस करोगे तो समाकलन करोगे तो वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती है। ये आपके अवकलन को दर्शाता है कि फाई का अवकलन एफ एक्स है, इसे मैं डी वाई डी एक्स लिख दूं, तो ये है कि मैं फाई का अवकलन करूंगा तो मेरा एफ एक्स आ जाएगा, और जब मैं एफ का समाकलन करूंगा तो ये मेरा फाई एक्स आ जाएगा, यानी मैं वापस लौट आऊंगा और ये चीज बन गई। तो ये वो ब्रिज होता है जो चीजों को कनेक्ट करता है। अगर आप देखें तो ब्रिज देखें, तो इसलिए मैंने कहा था समाकलन 2300 साल पुराना है, क्योंकि जोड़ हमेशा काम में है। समाकलन जो अवकलन है, अवकलन को अगर आप देखो तो बहुत एडवांस टॉपिक है, अवकलन एडवांस है, और एडवांस चीजें बाद में ही आएंगी, पहले तो बेसिक चीजें आएंगी। जोड़ बेसिक था, जोड़ तो हम छोटे से छोटे बच्चा भी जब स्कूल में जाता है
तो उसको 1-2 क्लास के बाद में जोड़ सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्स वाई तो बाद में ही आते हैं, एडवांस चीजें तो बाद में ही आती है। तो अवकलन एडवांस टॉपिक है, तो एडवांस हमेशा अवकलन बाद में आता है। समाकलन तो जो है वो जड़ों में छुपा हुआ था, वो जोड़ था, और जोड़ तो जरूरी था, तो जोड़ तो शुरू से ही आ जाता है, तो समाकलन तो शुरू से ही आ गया था। फिर अवकलन आया, फिर पता चला कि अवकलन ही समाकलन है, समाकलन ही अवकलन है, ये एक दूसरे के जुड़े हुए पार्ट है, ये एक दूसरे की विलोम प्रक्रिया है। जो आप कर रहे आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की विलोम प्रक्रिया है, मतलब दोनों एक चीज है, इनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। और फिर कनेक्ट करने का काम फंडामेंटल मेथड ऑफ कैलकुलस ने कर दिया कि भाई ये चीज कनेक्ट है, तो आपने कनेक्ट कर दी, अब ये दोनों चीजें एक हो गई, एक दूसरे का रिवर्स पार्ट बन गई। तो ये है ब्रिज जिसने दोनों को कनेक्ट किया। ठीक है, आ जाओ। हाँ, अभी बात कर लेंगे सब चीजों के ऊपर, सारी चीजों पे ही बात कर लेंगे। तो समझना कि हुआ क्या था समाकलन में। हम दो प्रकार के समाकलन करेंगे, एक तो अनिश्चित समाकलन, एक करेंगे निश्चित समाकलन। ये निश्चित समाकलन वो है जो सदियों से चलता आ रहा है, अनिश्चित समाकलन वो है जो अवकलन के बाद आया, जिसे आप डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसे योग भी कहा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल जिसे योग भी कहा जाता है, अनिश्चित समाकलन जिसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये जो पार्ट है जो अनिश्चित समाकलन है, ये तब आया, इसीलिए जो है अवकलन के बाद आया, ये अवकलन के बाद आया, जिसे मैंने पहले बताया न्यूटन ने जिसे प्रति अवकलज कहा था, अवकलज का उल्टा कहा था, ये वही था प्रति अवकलज। तब तक जानते नहीं थे कि जो प्रति अवकलज है एक्चुअली वो समाकलन है। उसमें बस ये था कि अवकलन का उल्टा कर रहे हैं, और उल्टा कर रहे हैं तो एक उल्टी प्रक्रिया भी होगी, है ना, एक सीधी प्रक्रिया तो एक उल्टी प्रक्रिया भी होगी। उल्टी प्रक्रिया सीधा सीधा हो जाता है कि एफ कुछ बना रहा है, वो सीधी प्रक्रिया होगी, फिर उससे वापस आओगे तो एक विलोम प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब एक प्रति हो जाएगा, मतलब एक उल्टा हो जाएगा, एक एंटी हो जाएगा। तो जो एंटी होगा उसका नाम एंटी अवकलन, उसका एंटी डेरिवेटिव कहा गया, जो आगे जाके पता चला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बाद में, कैलकुलस के बाद में, कि ये कुछ और नहीं, ये जो आप इसे उल्टा बोल रहे हैं, अवकलन का जिसे उल्टा बोल रहे हैं, वो समाकलन ही है, वो समाकलन ही है। तो वो बन गया हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। सदियां लगी है, एक चीज ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि घंटे 2 घंटे या 5 घंटे में आ गई है। 2300 सालों का इतिहास है, जितना मानव का इतिहास है ना, इतना ही इन टॉपिकों का इतिहास है। ये टॉपिक शायद हमारी जो उम्र है, जो हमारी मानव सभ्यता की उम्र है, जहाँ शिक्षित वर्ग, जहाँ से मान लीजिए ज्ञान का विकास शुरू हुआ, अगर हम वहां से देखें, वो तो 10,000 साल पुराने हो या 20,000 साल पुराने, उसकी बात तो नहीं करूंगा, बात सिर्फ उतनी करूंगा जितने भी जहाँ से मानव सभ्यता ज्ञान से शुरू हुई है, वहां की अगर हम बात करें तो समाकलन भी उतना ही पुराना है जितना लगभग हम पुराने हैं। तो ये भी धीरे धीरे हमारे तरह जैसे हम डेवलप हुए हैं और आज इस जगह तक पहुंचे हैं, उसी पैरेलल गणित भी उसी रूप में डेवलप हुई है। तो समाकलन भी एक वैसा ही पार्ट है जो उसी रूप में डेवलप होता चला गया। धीरे धीरे लोगों को पता लगा, क्योंकि एक दिन में तो है नहीं कि भाई बल्ब जल गया, एक दिन में पता लग गया कि अच्छा यही ये समाकलन है, ये अवकलन है। आज पता है क्योंकि आज आपने देख लिया, उस समय थोड़ी पता था, उस समय वो तो जोड़ कर रहे थे, उन लोगों को तो जोड़ करना था, उनका मकसद जोड़ करना था, उनका मकसद ये नहीं था कि कोई गणित बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, उन्हें क्षेत्रफल निकालना था और परफेक्ट तरीके से क्षेत्रफल निकालना था, बस वो उस पर प्रयास कर रहे थे, वो जोड़ के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे और ज्यादा से ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका ये मकसद था। ये धीरे धीरे डेवलप होती गई, इन्फिनिटी बीच में आया, फिर इन्फिनिटी को समझा, इन्फिनिटी को शामिल किया, फिर उसको और आगे बढ़ाया और धीरे धीरे ये एक मुक्त रूप लेता चला गया। और जैसे जैसे मूर्त रूप लेता चला गया, उधर से फिर न्यूटन आ गए, न्यूटन अपना अवकलन लेके आए, और अवकलन लेके आए तो उन्होंने उसका उल्टा भी बनाया, जिसे प्रत्यय अवकलज कहा।
फिर उन्होंने बाद में अध्ययन हुआ तो पता चला कि ये जो प्रत्यय अवकलज है ये बिल्कुल वही है जो कि समाकलन है। फिर दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों एक बन गए और फिर से हम दोनों को एक मिलाकर एक साथ पढ़ने लग गए। और ऐसे ही अनिश्चित समाकलन है ना, ये अनिश्चित समाकलन है, ये कुछ और नहीं है, सीधा अवकलन का उल्टा है। बस जो भी अवकलन ने किया है उसको रिवर्स कर दो, ये हो गया। इसका कोई और काम है ही नहीं, ये कुछ अपने आप में स्वतंत्र चीज है ही नहीं, ये सीधा का सीधा अवकलन का बाय प्रोडक्ट है, अवकलन का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है ना। रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। इसमें जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अवकलन का उल्टा है। बस जो अवकलन कर रहा है उसको रिवर्स कर दो, ये अनिश्चित समाकलन है। लेकिन निश्चित समाकलन अभी भी पूरे तरीके से अवकलन से बंधा हुआ नहीं है। निश्चित समाकलन अभी भी पूरे तरीके से अवकलन से बंधा हुआ नहीं है, ये कुछ अवकलन से आगे भी है, ये बियॉन्ड द डिफरेंशिएशन भी है, जो डेरिवेटिव है उसके बियॉन्ड भी है, ये उससे परे भी है, क्योंकि ये योग है, ये योग है। और ये भी फिर न्यूटन के भी होने के भी लगभग लगभग कभी तकरीबन 150 साल तक ये विवाद चलता रहा कि इसको परिभाषित करो, ये क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ अवकलन से बंधा हुआ है या अवकलन से परे भी है, ये अवकलन से परे भी है क्या। सम जो है, जो हमारा निश्चित समाकलन है, जो जोड़ है, जो हम कहते हैं बारीक 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 टुकड़े करके जोड़ना, क्या ये अवकलन तक सीमित है, यानी जब जब अवकलन होगा तो ही ये होगा या अवकलन से बाहर भी है ये। तो ये विवाद लंबे समय तक चला, 150 साल तक। फिर रीमान आते हैं और रीमान आकर इसे अलग से स्वतंत्र तरीके से परिभाषित करते हैं, और उस दिन के बाद में निश्चित समाकलन एक नया समाकलन बन जाता है, जिसको रीमान इंटीग्रल या आर इंटीग्रल कहते हैं। रीमान ने यह दिखाया कि निश्चित समाकलन अवकलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि जो अवकलन है बस वही निश्चित समाकलन है, नहीं नहीं नहीं, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा, इसके जड़ें इससे जुड़ी हुई है, इसके रिलेशन इसके साथ हैं, अवकलन के साथ इसके रिलेशन है, निश्चित समाकलन के अवकलन के साथ रिलेशन है। लेकिन ऐसे रिलेशन नहीं है कि वो मर गया तो ये भी मर जाएगा, इतना वो जो प्रेम जो है ना खास गहरा, वो नहीं है। अवकलन के साथ इसके संबंध है, अवकलन इसमें मददगार है, मदद करेगा, सहायक होगा, बस इतना ही है। लेकिन अगर मर गया किसी दिन अवकलन तो भी निश्चित समाकलन सर्वाइव कर जाएगा बिना अवकलन के भी। तो इसे अवकलन से मुक्त परिभाषा की जरूरत थी, अवकलन से परे जाके परिभाषा की जरूरत थी, जो फिर रीमान ने दी, जिसको रीमान इंटीग्रल या रीमान सम कहा गया। सेकेंड ईयर में आप यही परिभाषा पढ़ते हैं, और उसका जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर, उसी में यही बात का जिक्र होता है कि रीमान ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निश्चित समाकलन को एक परिभाषा दी, एक सही और गहरी परिभाषा दी। और इसमें उन्होंने देखा होगा, आप लोगों ने याद होगा, उसमें कोई अवकलन का जिक्र नहीं है, याद आता है आपको, उसमें कहीं कोई अवकलन का जिक्र नहीं है। रीमान की जो परिभाषा है निश्चित समाकलन की, उसमें गौर करो, उसमें आपको कहीं भी अवकलन का नामो निशान नहीं दिखेगा, कहीं भी। याद आता है, यूएफपी निकालते हैं, एलएफपी निकालते हैं, कहीं भी यूएफपी एलएफपी निकालने के दौरान आपने कहीं भी अवकलन का जिक्र सुना नहीं, क्योंकि अगर अवकलन के साथ परिभाषा देते तो फिर वही हो जाता कि अवकलन ही निश्चित समाकलन है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया ये उससे परे है, उससे बड़ा है, उससे ज्यादा विस्तृत है, इसका संबंध है अवकलन के साथ, ये बात सच है। अवकलन इसमें मददगार है, लेकिन इतना मददगार भी नहीं है कि उसके प्राण जाने से इसके प्राण चले जाए, ये भी दुनिया छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से भी जीवित रह सकता है। अगर कल के दिन अवकलन पूरी दुनिया से गायब भी हो जाए तब भी आपका अनिश्चित समाकलन तो उसके साथ ही मर जाएगा, क्योंकि ये इसी के साथ है, मतलब ये इसकी परछाई है। तो जब आदमी मर गया तो परछाई भी साथ चली गई, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका अवकलन से संबंध है। लेकिन अगर वो अवकलन मर भी गया तो वो संबंध खत्म हो जाएंगे, बाकी ये जीवित रहेगा और ये बिना उसके भी काम चलता रहेगा। और इससे बन गया रीमान इंटीग्रेशन। इसीलिए इसे निश्चित समाकलन को आर इंटीग्रल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आर इंटीग्रल भी कहते हैं। ये है इनकी कहानी, ठीक है, इसे आर इंटीग्रल भी कहते हैं। ये बात समझ में आई, थोड़ी सी कहानी समझ में आई कि मैं बता रहा हूं कि कहानी में क्या है। और याद रखिए, ये जो बता रहा हूं ये कुछ मिनटों में मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअली ये 2300 साल है, 2300 साल है। धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं हुआ जैसे मैंने बताया कि एक दिन में पता चल गया कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एफर्ट ऐड किया, हर कोई ने अपनी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ऐड की, और वो जानकारियां एक एक कदम हमें विकास को आगे बढ़ाती चली गई और हम यहाँ पहुंचे, है ना। ऐसे झटके में नहीं हुआ कि एक झटके में बताओ आकलन भी आ गया, निश्चित समाकलन भी आ गया, रह निश्चित समाकलन भी आ गया, पता भी चल गया कि इनके बीच में क्या संबंध है क्या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सदियां बीते, 2300 साल बीते, ठीक है ना। तो 2300 साल का इतिहास लेके ये घूम रहा है ये टॉपिक। आ जाओ, अब पहले तो हम जो पढ़ेंगे अभी फिलहाल जो पढ़ेंगे वो एक बार निश्चित समाकलन को परे जाएंगे और हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, कई लोगों को लगेगा कि निश्चित समाकलन का अवकलन से मतलब हमने तो यही पढ़ा है कि अवकलन ही समाकलन है, समाकलन ही अवकलन है। नहीं, गलत बात, बहुत गलत बात। जिसको आप समाकलन बोलते हैं कि अवकलन ही समाकलन है, समाकलन ही अवकलन है, वो अनिश्चित की बात होती है। जब आप अनिश्चित की बात करते हैं तो ये बात सत्य है। ये बड़ा बारीक सा एक छोटा सा थ्रेड है, हल्की सी जैसे बाल जितना गैप है दोनों बातों में। जब आप कहते हैं कि अवकलन ही समाकलन है, समाकलन ही अवकलन है, तो ये जो सत्य है इसका आधा हिस्सा है। अवकलन ही अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन ही अवकलन है, ये बात सही है। और जब आप निश्चित समाकलन में आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ठीक करना होगा कि अवकलन निश्चित समाकलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवकलन निश्चित समाकलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। उसको आसान करने का काम करता है अवकलन। जब आप किसी का निश्चित समाकलन निकालें, अवकलन की मदद लेंगे तो आपका निश्चित समाकलन बड़े ही आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से निकालोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। बस अवकलन उसमें मददगार है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा तरीका काम नहीं करता, दूसरा तरीका काम नहीं करता, दूसरा तरीका भी काम करता है। अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम करेगा, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तो पहले अभी तो ये समझ लेना कि ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। जब आप बोलते हैं कि अवकलन ही समाकलन है, समाकलन ही अवकलन है, तो ये अधूरा वक्तव्य है। इसमें पूरा पार्ट ये है कि अवकलन ही अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन ही अवकलन है। ये बात दोनों साइड से सही है। निश्चित समाकलन अवकलन जो है वो निश्चित समाकलन का एक पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। या आप हाथ कह दो, पैर कह दो, या फिर ऐसे कह दो जो उसकी मदद कर रहा है, बस इतना ही है। वो चला भी गया तो भी निश्चित समाकलन अपना कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेगा। और है इसके बाद, ढूंढ क्या लेगा, है ही। जो रीमान ने बताया हुआ है वो तरीका पड़ा है इसके पास। रीमान जिंदाबाद, रीमान ने तरीका बनाया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सम को थोड़ा सा समझते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा इसके सम को समझते हैं, क्योंकि ये ब्रॉडर है। ये जो चल रहा है ना ये ज्यादा बड़ा है। ये इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ये तो भाई ये एक ही है, ये दोनों तो एक ही है। मतलब जैसे आप सीढ़ियां बनाते हो ना छत पे, तो सीढ़ियां क्या काम करती है आपका, सीढ़ियां जो होती है ऊपर जाने वाली सीढ़ियां और नीचे आने वाली सीढ़ियां। एक मिनट, मैं एक बार सेव कर दूं इसको, फिर दिखाता हूं आपको। जो रीमान ने जो डिफाइन किया था उसका एक थोड़ा सा जो पिक्चर है वो दिखाता हूँ कि कैसे रीमान ने इसको डिफाइन किया था। ये देखो, ये एक रीमान का आइडिया देखिए, रीमान ने इसको कैसे डिफाइन किया था, ठीक है। रीमान ने इसको एज ए सम डिफाइन किया था कि मान लो कोई कर्व है, कोई कर्व है, क्योंकि जो भी आप एफ एक्स का समाकलन करोगे वो कोई तो कर्व होगा, कोई तो ग्राफ होगा। ऑब्वियसली बात है, वो ग्राफ होगा। तो वो जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंड करेगा, जो एरिया पैक करेगा,
वो जो एरिया है, वो जो जोड़ है, जो एक्चुअली एरिया है वो जोड़ है, वो जो जोड़ है उस जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। रीमान ने कहा कि जो कोई भी कर्व है, जब आप किसी का निश्चित समाकलन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप क्या करते हैं, उस कर्व का उसके नीचे जो एरिया है, एक लाइन ले लो जिसे एक्स एक्सिस कह सकते हो आप फिलहाल के लिए, जो एक्स एक्सिस और वो जो कर्व है उनके बीच का जो एरिया पैक हो रहा है, उस एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका जो भी आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल 5 आया, तो 5 जो है वो कर्व और उस लाइन के बीच में जो एरिया है उसका जोड़ आया है, वो जोड़ जो है वो समाकलन आपको देता है। ठीक है ना, वो देखो इस तरीके से ये जो जोड़ दिख रहा है, ये रेड इसलिए दिखा रहा हूं कि ये एरिया नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्यों, नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव होगा। ये ऊपर की तरफ है, जो ग्रीन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए ऊपर की तरफ है। अब इस एरिया को निकाला कैसे जाए, जैसे मैंने आर्किमिडीज के बारे में बताया था, आर्किमिडीज ने जो थॉट अपनाया था, रीमान ने उसी थॉट को आगे बढ़ाया कि भाई ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और उसको जोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर जोड़ेंगे। हाँ, गलतियां आएंगी, ये बात स्वाभाविक है, दिख रहा होगा कि गलतियां आएंगी। ये देखो, इतना एरिया छूट गया, इतना छूट गया, इतना छूट गया, इतना एक्स्ट्रा आ गया, इतना एक्स्ट्रा आ गया, इतना एक्स्ट्रा आ गया। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, देखो एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा आ रहा है और कुछ छूट रहा है, तो ये गलत बात है, ना तो छूटना चाहिए ना एक्स्ट्रा आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको कवर कर लेंगे, ना तो छूटने देंगे ना एक्स्ट्रा आने देंगे। गौर करो और इसे ध्यान से देखना। अभी कितने आयत बनाए हुए मैंने, 1 2 3 4 5। अगर मैं आयत की संख्या बढ़ा दूं, आयत की संख्या मैं बढ़ा दूं, ठीक है, ये आयत की संख्या में बढ़ाए जा रहा हूं, ठीक है। देखो, यहां रुक जाता हूं एक बार। अब एरर देखो, एरर तो अभी भी है, आप कहेंगे कि एरर है, बिल्कुल एरर है। दिख रहा होगा आपको, व्हाइट पोर्शन दिख रहा होगा, व्हाइट पोर्शन अभी भी दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कुछ बाहर का भी ले रहे हो आप, बाहर का भी ले रहे हो, कुछ अंदर का तो छोड़ रहे हो और बाहर का ले रहे हो, मतलब नुकसान तो हो रहा है। फालतू का बाहर वाला अंदर ले रहे हो और अंदर वाला छोड़ रहे हो, दोनों ही गलत है, गलती तो है, करेक्शन है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने 50 टुकड़े किए, ये दिखा रहा होगा n बराबर 50, मैंने 50 टुकड़े किए। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये 59, 60, और अब मैं 70, 72, 76। अब एक बार रुको, अब देखो अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, गलतियां हैं, गैप है, ऐसा मत करना गैप नहीं है, ये देखो, ये देखो गैप है, अभी गैप है, जगह दिख रही है। चलो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, और मैं इसको, अच्छा अरे अरे, रुक रुक रुक, तेरे को छेड़ दिया गया। अब मैं n का मान 100 तक ले जा रहा हूं, मैं 100 से ऊपर चलाता हूं इसको, 100 से ऊपर मैं इसे 150 तक चलाता हूं, जिससे देखो कितना फर्क पड़ेगा। अब देखो मैं इसको 150 तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी गैप है ना, संतुष्टि नहीं है। अभी भी मैं अगर इसको 150 पे रोकता हूँ तो देखो लग रहा है भाई गैप तो है, ये देखो 150 में भी आपको लग रहा है कि गैप तो है। हाँ ठीक है, गैप में कमी है, 150 पे जो भी गैप है आगे बढ़ा लेते हैं, घर की बात है। इसको 200 कर देते हैं, और अब चलाते हैं दोबारा से, वन मोर टाइम, और ये 200 कर दिया पूरा। अब
अभी है तो सही, लेकिन पिछली बार से बेटर हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटर है। पिछले अब 300 पे कैसा लग रहा है? 300 पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 300 भी कम है यार, मजा नहीं आया। 500 लेते हैं। 500 पे देखो कैसा लग रहा है। 500 पे कैसा लग रहा है? 500 पे ये 500 है। गैप है, गैप है, नो डाउट। गैप है भाई, गैप है, ये देखो गैप है। बहुत जूम करने के बाद वो गैप दिख रहा है, लेकिन गैप है। ऐसा नहीं है कि गैप नहीं है। 500 पे गैप खत्म हो जाएगा? ना ना ना। वो इसलिए खत्म हो गया कि गैप इतना कम हो गया, एरर इतनी कम हो गई कि अब हमें वो दिखनी बंद हो गई। यानी अब जो एरर है वो सिर्फ 0.001% बची होगी, लेकिन एरर तो है ना, है अभी भी एरर, एरर है। और एरर के साथ नहीं जा सकते। चलो एरर को और ठीक करते हैं और टुकड़ों की संख्या ले लेते हैं 1000। चलो अब इसे 1000 पे देखो, और मैं थोड़ा कम करके दोनों दिखाता हूँ। देखो जब जैसे मैं कम करूंगा आपको ये गैप दिखने लग जाएगा, खुद पहचानो कि देखो कि क्या है ये। या मैं 100 पे चला देता हूँ ना, आप लोगों को 100 का स्टेप साइज बना देता हूँ जिससे ये नजर आ जाए। ये लो अब देखो एक बार। अब ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, ये देखो देख रहे हैं? ये भी 1000 पे है। अब 1000 पे भी प्रॉब्लम पता है क्या? वो मन में संतुष्टि नहीं है। 1000 होने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि 1000 होने के बाद भी परफेक्ट है। अगर आप पूरे को देखो ना तो गैप नहीं पहचान पाओगे। मैं वापस एक्चुअल साइज में लाता हूँ, ये देखो। अब बताओ दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो जूम कर करके दिखाया मैंने आपको, इतना जूम कर करके दिखाया। देखो दिख रहा है आपको गैप? कोई गैप नजर आ रहा है? सोचो मैंने आपको कम से कम 40-50 गुना बड़ा करके फिर वो गैप दिखाया। नॉर्मली तो 100 पे ही आपको, आंखों के हिसाब से तो 100 पे ही दिखना बंद हो जाएगा। अगर हम हमारी आंखों पे विश्वास करें और आंखों पे विश्वास करोगे तो 100 पे ही गैप दिखना बंद हो जाएगा आपको। ये तो आप है कि गणित के आदमी हो तो 1000 पे दिखाना पड़ रहा है, वरना गणित का आदमी नहीं होता तो 50 पे यहाँ भरवा लूं, है ना? अगर गणित के आदमी नहीं होते तो 50 पे यहाँ भरवा लेता कि देखो नहीं दिख रहा, बोला हाँ नहीं दिख रहा, बात खत्म। वो तो हम गणित के आदमी है, हमें पता है मामला गड़बड़ है। अभी भी गैप जरूर रहा होगा। हाँ गैप कम हुआ है ये बात पता है, लेकिन गैप अभी भी है। जूम करने पे वो दिख जाएगा, है ना? जूम करने पर वो गैप दिख जाएगा। अभी भी देखो, ये देखो यहाँ इतना जब मैं लाता हूँ तब ये गैप दिखता है। अब ये गैप दिखता है। हाँ सही बात है, थे गणित का टॉप भरो, नहीं तो मैं हाँ भरवा लियो 20 परी नहीं तो मैं हाँ भरवा लियो 20 परी कि देखो गैप कौन दिख रहे हो? बोले हाँ कौन दिख रहे हो सर। हाँ ना, 1000 तक ले आ रही हूँ। आ जाओ थोड़ा और बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि 5-5 हजार भी लेने के बाद में भी डाउट बना रहेगा। अब देखो 5 हजार ले लिया, 5 हजार ले लिया। अब इस जूम पे भी 5 हजार होते ही खत्म हो गया। 5 हजार होते ही इस जूम पे भी, ये जूम शायद मैंने 10 गुना कर रखा होगा, 10 गुना जूम पे भी खत्म हो गया है गैप दिखना। लेकिन अभी भी और जूम करूंगा तो फिर से वही गैप शुरू हो जाएगा। हल्का सा ये देखो, ये रहा, फिर गैप आ गया, फिर गैप है। इसका मतलब है कि आप चाहे 5 हजार टुकड़े कर लो और चाहे 50 हजार टुकड़े कर लो, ये टुकड़े आपको करते रहना होगा। आप रुक नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप रुकोगे, जहां भी आप रुकोगे तो वो गैप क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप रुकोगे 5 हजार टुकड़े करो, चाहे 50 हजार टुकड़े करो और चाहे 5 लाख टुकड़े करो, 5 लाख टुकड़े करने के बाद में भी वो जगह बीच में थोड़ी थोड़ी रह ही जाएगी। इसका मतलब है आप 5 हजार या 5 लाख या 50 हजार टुकड़े करके सारे गैप फिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको टुकड़ों की संख्या कितनी करनी होगी? अनंत करनी होगी। ये सोच आज से 2300 साल पहले आर्किमिडीज को आ गई थी। सोचो, जिस समय तो कोई जूम था ही नहीं, आज तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, उस समय तो कोई जूम था ही नहीं, सिर्फ दिमाग था।
तो सोचो आज से 2300 साल पहले दुनिया कैसी रही होगी। और उस समय भी एक व्यक्ति ऐसा था जो ये बात सोच सकता था कि 50 या 5000 या 5 लाख टुकड़े करने से काम नहीं चलेगा, या 5 करोड़ टुकड़े करने या 5 अरब टुकड़े करने से काम नहीं चलेगा। आपको टुकड़े करते ही रहना होगा, करते ही रहना होगा, करते ही रहना होगा और करते ही रहना होगा, तभी आप इस गैप को खत्म कर सकते हो। अगर आप रुक गए, कहीं भी रुक गए, तो गैप तो वो उतना गैप रह ही जाएगा। फिर अगर आप रुक गए तो वो गैप रह ही जाएगा, थोड़ा बहुत गैप तो रह ही जाएगा। तो रुकना मना है, रुकते चलते जाना है। इसीलिए हमने टुकड़ों की संख्या कितनी कर दी? अनंत कर दी। ठीक है ना? आगे समझ में, आइडिया समझ में आ गया ना आप लोगों को? आइडिया समझ में आ गया? सम किसे कहते हैं, क्या है सम का मीनिंग? सम का मीनिंग क्या है ये समझ में आ गया कि आप जो सम कर रहे हैं वो क्या है, क्यों इसको सम कहा गया? अब ये देखो, यहाँ कोई मैंने अवकलन की मदद नहीं ली, कोई मैंने अवकलन को नहीं बुलाया कि भाई अवकलन आओ हमारी मदद करो। कोई अवकलन नहीं है, एक साधारण जोड़ है जो कि नॉर्मली हम करते हैं। एक साधारण जोड़ है जिसका अवकलन से कोई लेना देना नहीं है। एक साधारण जोड़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। रीमान की बस यही परिभाषा है, यही रीमान ने परिभाषित किया। रीमान ने बताया कि ये जोड़ है, कोई ऐसा नहीं है कि वो वाला जोड़ है, ये वो वाला, वो सामान्य जोड़ है, एक जो नॉर्मल जोड़ होता है ये वही है, बस थोड़ा विशिष्ट तरीके से जोड़ा गया है, बस इतना है। इसी का नाम अनिश्चित समाकलन है। अब कहोगे फिर अवकलन कहां से आ गया? अब ये भी क्वेश्चन बना होगा, अवकलन कहां से आ गया? अवकलन मदद के लिए आ गया, अवकलन मदद के लिए आ गया कि भैया मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अवकलन आया मदद के लिए कि भैया ये जो जोड़ है इन चीजों को करने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो कि ये कोई इसे जरूरत थी, इसे जरूरत नहीं थी। ठीक है, अवकलन ने हाथ मिला लिया, कोलेब्रेशन हो गया, अवकलन की मदद से ये जोड़ जल्दी आने लग गया, अवकलन की मदद से ये जोड़ जल्दी आने लग गया, बस यही फर्क था। ऐसे भी जोड़ जोड़ तो मेन तरीका तो यही है, बेसिक तरीका तो यही है। फिर अवकलन ने कोलेब्रेशन कर लिया कि भाई आओ मेरे साथ, मैं आपकी जोड़ में मदद कर दूंगा, बस थोड़ा आसान हो गया। अब ये जोड़ करना आसान हो गया। आ जाओ समझाता हूँ कि कोलेब्रेशन का क्या मतलब है। ये कोलेब्रेशन का क्या मतलब है? आपने 0 से लेकर 90 तक cos x का अवकलन समाकलन कर रहे हैं, ठीक है? सुनना ध्यान से, रीमान के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं। आप इसका जोड़ कर रहे हैं, आप सम कर रहे हैं, और सही में कर तो सम ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये जो कर्व है, इस कर्व का, यानी ये cos x का कर्व है, इस cos x के कर्व का 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एरिया बना है, आप उसका जोड़ कर रहे हैं। यही हो रहा है, 0 से 90 के बीच में ये वाला एरिया बनेगा। आप ये वाला एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये कितना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो है बेसिक तरीका जो रीमान ने बताया, जो रीमान ने बताया वो बेसिक तरीका लगाओ, रीमान वाला जोड़, ठीक है? अब यहाँ पे ही जब रीमान जोड़ कर रहा था कि रीमान वाला जोड़ जो था वो बढ़िया था, ओरिजिनल वही था, लेकिन लगा यार ये बहुत लंबा है, एक छोटे से कोस फंक्शन का भी आप जोड़ करोगे तो बहुत लंबा तरीका है, बहुत लेंदी तरीका है। ये लंबा था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल था लेकिन लंबा था, प्रॉब्लम थी लेंथ। लेकिन इस लेंथ को कम किया जा सकता था। फिर आया अवकलन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो आई और उन्होंने कहा कि अब आपको उतने लेंदी तरीके से जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक छोटा तरीका देता हूं कि आप इतने लंबे तरीके से मत जाइए, इस वाले तरीके से मत जाइए, रीमान वाले से। मैं आपको एक छोटा तरीका देता हूं, कैसे? कि आप पता करिए कि कॉस किसका अवकलन है, कॉस अवकलन किसका है, ये पता कर लीजिए। ये रही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये रही। इसमें क्या करना होता है कि जो समाकलन के अंदर है आपको पता करना होता है वो किसका अवकलन है।
किसका अवकलन होता है ये पता करना होता है। ये पता करके उसमें ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान रख दीजिए, ये आपका उसके बराबर होगा। तो यहाँ जो हमें पता चला कि जो कॉस है वो साइन का अवकलन है, कॉस साइन का अवकलन है। साइन का अवकलन करने पर कॉस आता है, तो जो अंदर खड़ा है ये साइन का अवकलन है। मिल गया आपको? ये जो कॉस है जो अंदर खड़ा है वो किसका अवकलन है? बोले साइन का अवकलन है। फंडामेंटल थ्योरम ने कहा कि बस यही करना है आपको, आपको ये पता करना है कि ये अंदर वाला भैया किसका अवकलन है। जब वो मिल जाए आपको, जब वो मिल जाए उसमें एक बार ऊपर वाला मान रख देना माइनस नीचे वाला मान रख देना, तो पता चल गया वो है साइन। उसमें ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, और साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0 यानी 1। अब बताओ कितने आराम से आ गया, कितने आराम से आ गया। तो अवकलन ने क्या किया, इसको आरामदायक बनाया, आसान बनाया, क्विक बनाया। ये क्विक हो गया, फटाफट हो गया, एंड शॉर्ट। फटाफट भी हो गया और छोटा भी हो गया। अब फिर से बात करें, अगर ये किसी दिन गायब हो जाए धरती से तो कोई फर्क पड़ेगा? बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दुनिया में से कल सारी गाड़ियां गायब हो जाए तो हमारे पैर तो जिंदाबाद है ही। गाड़ियों ने क्या की है, हमारी यात्रा को आसान बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां होंगी तभी हम लोग इधर उधर जाते थे, गाड़ियां नहीं होगी तो हम इधर उधर जाना बंद कर देंगे। जिस समय गाड़ियां नहीं होती थी तब भी लोग इधर उधर जाया करते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, ऊंटों का इस्तेमाल करते थे, आना जाना तो तब भी करते थे बिना गाड़ियों के भी। तो गाड़ियों ने क्या किया, हमारी चीज को आसान कर दिया। तो अवकलन ने क्या किया, उसे आसान कर दिया कि भैया मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करने से आपका काम आसान हो जाएगा, और हम ऐसे करने लगे। अब हम भूल ही गए, अब गाड़ी आने के बाद हम ये भूल गए कि टांगों पे भी चला जा सकता है क्या, जबकि एक्चुअली में टांगों पे चला जाता है। गाड़ियां तो सुविधाजनक के लिए आई है, सुविधाएं देने के लिए आई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये भूल जाएं कि टांगों का कोई महत्व है। हमें ये लगे कि हमेशा से गाड़ियां ही थी, नहीं, हमेशा से गाड़ियां नहीं थी बिना। और अभी भी बहुत सारी चीजें, अभी टांगे आप भूलोगे नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम आपका टांगों से ही होता है ना। आपका बाथरूम में जाने का काम, आप बाथरूम में कार नहीं लेके जा सकते, बाइक लेके नहीं जा सकते, साइकिल लेके नहीं जा सकते, वहां पे अभी आपको टांगों पे ही जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अभी टांगों का मूल रूप जो है वो बचा पड़ा है। तो बस यही कारण यहाँ पे कि रीमान समाकलन जो है वो रीमान सम है। एक रीमान का तरीका था जिसको आप यूज करेंगे वो हमेशा काम करेगा, और एक है आपका ये वाला तरीका। अब ये जो है इजी है, शॉर्ट है, तो ये इफेक्टिव हो गया। हम इसको ज्यादा यूज करने लगे, भूल गए कि ये कुछ और भी है, ये उससे ज्यादा है। तो आइडिया समझ में आया या नहीं आया कि क्या हम किन चीजों की चर्चा करते हैं? ये कोलेब्रेशन है। तो इसलिए कभी भी ये मत पढ़िएगा कि समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है। ये आधा सत्य है, आधा असत्य है। पूरा सत्य क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या है। अब आप टीचर बनने लायक हैं, अब आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, अब आप लोगों को पढ़ा सकते हैं ये चीज, ये भ्रम दूर कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों को खुद को भी होगा ये पहले कि भाई ऐसे ही होता है, हम लोगों ने भी ऐसे ही सुना हुआ है कि भाई अवकलन समाकलन एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो कि अभी बताया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले बना लेते हैं। अब यहां से फिर आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये आता है कि मैं जाऊं उसका उल्टा अवकलन ढूंढ के लाऊं। क्यों नहीं मैं फॉर्मूले ही बना लूं, क्यों नहीं मैं सीधे ही फॉर्मूले बना लूं कि पहले ये जाके ये ढूंढूं, बताओ ये अवकलन किसका है, फिर उसको ढूंढ के फिर लाऊं, फिर मान रखूं। इस काम को और इजी किया जा सकता है कैसे, डायरेक्ट ही फॉर्मूले बना लो, है ना। अब आप पहले ये जाके ढूंढो कि कॉस किसका अवकलन है, इससे अच्छा यही बना लो ना कि कॉस किसका समाकलन है, सीधा ही हो जाएगा और आसान हो जाएगा। देखो मेन प्रक्रिया को और आसान करने की कोशिश की गई है। और आसान करो, और आसान कैसे, आप क्या कर रहे हो फंडामेंटल थ्योरम में, आप पहले उस फलन को देख रहे हो, फिर जाके ढूंढ रहे हो ये किसका अवकलन है, और फिर उसको ला रहे हो, फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख रहे हो। तो ये काम छोड़ो ना, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, सीधा एक काम करो, इनके डायरेक्ट ही फॉर्मूले बना लो, डायरेक्ट ही फॉर्मूले बना लो। कैसे, देखो डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे बने।
मूल भावना पकड़ो इनकी, हम डायरेक्ट फॉर्मूले क्यों बना रहे हैं। जैसे अभी जैसे एग्जांपल लिया, हमें कॉस का समाकलन चाहिए था, तो हम क्या गए, हम यहाँ आए और हमने जाके पूछा कि भाई कौन है ऐसा जिसका अवकलन कॉस आता है। अब देखो कि फॉर्मूले कैसे बने, इसको समझो कि फॉर्मूले कैसे बने। यहाँ हुआ कि आप कॉस का आपको समाकलन करना है, कॉस का समाकलन करने के लिए आपको मूलभूत प्रमेय लगानी होगी। मूलभूत प्रमेय आपसे पूछेगी बताओ कॉस किसका अवकलन है, तो आप अवकलन के पास वापस गए और जाके पूछा कि बताओ कॉस अवकलन किसका है। इसने आपको जवाब दिया कि ये साइन का अवकलन है, साइन का अवकलन कर लो कॉस आ जाएगा। फिर आप वापस भागे भागे यहाँ आए कि भाई मिल गया कॉस का अवकलन साइन है। तो अब इस प्रोसेस को हटा दो ना, इस चीज को हटा दो, सीधा बना लिया, बात खत्म। अब डायरेक्ट ही बना लिया, अब डायरेक्ट बना लिया कि कॉस का समाकलन साइन हो जाएगा, बस ये प्रोसेस हट गया, ये और डायरेक्ट हो गया। पहले आप यूं कर रहे थे, यूं करके यूं आ रहे थे, पहले आप यूं जा रहे थे, यूं करके यूं आ रहे थे। अब कहा कि ये यूं यूं बंद करो, सीधा ही याद कर लो बेटा कि कॉस का समाकलन साइन होता है। ये हुआ, अब ये चल रहा है, अब ये नहीं चल रहा, जबकि एक्चुअली ये है, ओरिजिनल तो ये है, लेकिन हम हर चीज को फास्ट करने की कोशिश करते हैं, क्विक करने की कोशिश करते हैं। सही भी है, गलत भी नहीं है, फास्टेस्ट होना चाहिए। तो अब ये प्रोसेस, लेकिन फास्टेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली कर क्या रहे हो। आप कभी भी समाकलन नहीं करते हो, आप कभी भी समाकलन नहीं करते हो, आप उस फंडामेंटल थ्योरम के लिए सामान इकट्ठा करते हो, और वो कहती है कि जिसका समाकलन करना है वो ढूंढो, वो किसका अवकलन है, उससे लाओ और उसे रखो। तो हम उसको ढूंढ के लाते हैं, तो उसको हर बार ढूंढ के लाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि सीधे बना बना के रेडीमेड ही रख लेते हैं, रेडीमेड ही रख लेते हैं। जैसे आप कपड़े सिलाते हो, कपड़ा लाते हो, दर्जी के पास जाते हो, नाप देते हो, फिर ट्रायल करवाते हो, फिर घर पे लाते हो, पहनते हो। इससे अच्छा कंपनी ने क्या किया, कपड़े बना के रख दिए सीधे ही, आप जाओ पहनो देखो और ले आओ, बस वो रेडीमेड का काम हो गया। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, क्या उन लोगों ने नहीं सिलवाए, उन्होंने भी कपड़ा लिया होगा, सिलवाया होगा, काम तो सारा वहां पे वो भी वहां हुआ है, लेकिन वो काम अब मुझे नहीं करना पड़ा, वो काम अब मुझे नहीं करना पड़ा, वो काम कंपनी कर रही है और उसके बदले मुझसे पैसे ले रही है, बस यही काम हो गया। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले तैयार कर लिया सीधे। इसीलिए कहा जाता है कि एक्चुअल में कोई समाकलन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, जो भी होता है वो अवकलन ही होता है। फिर आपने उनको ऐसे इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है सीधे बना लो, सीधे याद रख लो। तो आपने डायरेक्ट बना के डायरेक्ट याद रख लिया। तो समझे बात कि हम क्या कहना चाहते हैं, बात समझ रहे हो ना, कहानी समझ पा रहे हो कि आप क्या, आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है ना। देखो आज पूरा एक लेक्चर खर्च कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर समझाने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट बनाने हैं आप लोगों को, आप लोगों को गलत ना सीखने को मिले, इसलिए एक पूरी क्लास जा रही है इसके अंदर। तो अब गौर करो, मैं चाहता तो भी सीधा समाकलन के फॉर्मूले लिख के आपको बता देता, ये रहे फॉर्मूले और ये कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अभी पहले इसका सार समझो कि आप जो करने जा रहे हैं, आप जो अगले 2 वीक तक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है और क्या हो रहा होगा। जो आप समाकलन कर रहे होते हैं वो क्या बन रहा होता है, क्या तैयार हो रहा होता है। एंड लिस्ट में आप योग निकाल रहे हैं, योग निकालने के लिए आपको इनके अवकलन चाहिए। तो समाकलन आपको, निश्चित समाकलन जो है, अनिश्चित समाकलन आपको क्या करके देगा, वो सीधे फॉर्मूले पकड़ा के देगा, डायरेक्ट फॉर्मूले। यहां से शुरू होगा, हम जो अनिश्चित समाकलन होगा वो हमें सीधा अवकलन के उल्टे करके डायरेक्ट दे देगा, और फिर ये हम पकड़ा देंगे निश्चित समाकलन को कि भैया ये ले तू सीधे, अब तू जोड़ निकाल दे। तो ये जोड़ सीधा निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जोड़ निकालने का एक तरीका रीमान भी है, एक तरीका रीमान भी है, लेकिन रीमान लेंदी है, इसलिए हम अनिश्चित समाकलन वाला ये वाला जो रूट है, ये रूट पकड़ते हैं, ये वाला रूट पकड़ के सॉल्व करते हैं। तो अब जब भी हम समाकलन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम समाकलन करते हैं, हम सीधे समाकलन वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, जो कि समाकलन के नहीं है, वो अवकलन के उल्टे फॉर्मूले, क्योंकि हमने ये वाला रूट पकड़ा है, क्योंकि ये रूट छोटा है, फास्ट है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। वरना रूट तो ये भी है, लेकिन ये लेंदी है। इसको भी कराऊंगा, सवाल करेंगे इस पे भी, एक सवाल 2 सवाल करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगी ये लेंदी क्यों है और वो इतना आसान क्यों है। ठीक है, क्लियर है ये बात? है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें हमें भी नहीं पढ़ाई थी क्योंकि खालिस्तान रहता था, बहुत सारी चीज़ें थी, हमें भी यही था कि आओ ये रहा अवकलन उल्टा कर दो, समाकलन अवकलन उल्टा, और हमने फिर यही पढ़ा, हमने यही पढ़ा सदियों तक कि भाई अवकलन समाकलन कुछ है ही नहीं वो। और फिर एक बार जब मेरे पहली बार जब मेरे दिमाग में जब वो एक किताब थी आरबीएससी वाली, उस किताब के पहले पेज के ऊपर ये लिखा हुआ था कि समाकलन अवकलन से बहुत पहले आ चुका, तब मेरे दिमाग में पहली बार बत्ती जली। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, हमें तो यही पढ़ाया गया है कि अवकलन का उल्टा समाकलन है। और उस किताब में पहले पेज के ऊपर, आरबीसी किताबें वो मिल जाएगी, उनमें लिखा हुआ भी है, पहले पेज पे ये लिखा हुआ था कि समाकलन बहुत पहले। आरबीएससी की जो किताबें देखेंगे, राजस्थान बोर्ड वाली पुरानी किताबें 2009 से पहले जो किताबें चलती थी, जब आप उनको उठाएंगे तो उनके पहले पेज पे भी यही लिखा हुआ था कि समाकलन की खोज अवकलन से पूर्व हो चुकी है। तो मैंने कहा कि बिना अवकलन के समाकलन कैसे आया, इसका मतलब इसका संबंध है ही नहीं इसके साथ, बाद में जाके बना होगा, बाद में जाके बना होगा, पहले इसका संबंध, पहले ये मुक्त रूप से अपना इसका खुद का अस्तित्व है। और फिर जब इसको ढूंढा, खोजा, परखा, तो फिर सारे तार जुड़ते चले गए कि ये कैसे बनता है, ये क्यों बना। और आज भी अगर ये रूट खत्म हो भी जाता है इन फ्यूचर, कोई दिन अगर ये बंद हो भी जाता है, तब भी निश्चित समाकलन टिका ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो मैं बता रहा था आपको, अब समय आ गया डायरेक्ट फॉर्मूले बनाने के, हम सीधे फॉर्मूले बना लें, ताकि फिर हमें वो नहीं हो कि जाके अवकलन ढूंढ के ला रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, वो प्रोसेस खत्म करके सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बना लें, ताकि अगली बार हम सीधा लिख सके। तो आ जाओ सीधे फॉर्मूलों पे आ जाओ। पुराने वाले लेक्चर देख लेना, पुराने वाले लेक्चर जरूर देख लेना। ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, थोड़ी यहाँ से अच्छी समझ बन जाएगी, थोड़ी वहां से बन जाएगी। आ जाओ, अब समाकलन के, अब ये देख लेना डायरेक्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है। बस यही है कि अब ये है क्या, ये इसके अवकलन से ये आता है, तो इसका मतलब इसका समाकलन ये हो गया। तो ये सब ऐसे उल्टे हैं, है ना, याद रखो। ये कौन है, ये वो है जिसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है, इसका, इस भाई साहब का इसका अवकलन ये है, तो फिर इसका समाकलन ये हो गया। तो हम क्या, हमें अवकलन चाहिए कि ये जो अंदर बैठा है ये किसका अवकलन है, ये जो बाहर खड़ा है ये व्यक्ति वो है जो इसका अवकलन है ना, ये किसके अवकलन से आया। तो बस है, ये वाला बंदा है, जब इसका अवकलन करोगे आप तो देख सकते हो कि ये वापस आ जाएगा। ये इसका अवकलन है, तो ये इसका अवकलन है, तो फिर ये इसका समाकलन बन गया। ये इस तरीके से बने हुए हैं। और जो है मैंने कहा गैप, अब हम वही करें, हम पहले जाके ढूंढे कि ये किसका अवकलन है, फिर उसको ढूंढे फिर लाएं, तो अब का इतने लंबा क्यों कर रहे हो, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले बना के रख लो, रेडीमेड फॉर्मूले बना के रख लो ताकि सीधा काम आ जाए। तो फिर हम सीधे पे आ गए। तो पहले x की पावर n का समाकलन, अब हम ये नहीं बोलते किसका अवकलन है, हम सीधा ही कहते हैं कि x की पावर n का समाकलन, इसका एक नाम पड़ गया समाकलन, बस। e की पावर ax का समाकलन, e की पावर ax बट्टा a, e की पावर ax बटा a, मैंने कहा सारे फॉर्मूले आपको याद है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। a की पावर x बट्टा log a प्लस c, 1/x का समाकलन log x, 1/x का log x, फिर है sin x का समाकलन माइनस cos x। कभी भूल भी जाओ तो अवकलन को याद कर लेना, जो मैंने तरीका बताया उससे कर लेना। ये रहा cos का sin x। कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने पड़ेंगे, जैसे tan x का है, tan x के दो होते हैं, एक तो होता है log sec x, है ना, कई बार log sec x भी लिखा हुआ होता है, कई बार माइनस log cos x होता है। वैसे sec से ही बन जाएगा, आप sec की जगह 1/cos लिख दो, या sec की जगह cos की पावर -1 लिख दो, तो -1 आगे आ जाएगी, तो माइनस log cos x हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा। कई फॉर्मूले जिनके डबल रूप भी है, कोट वाले का एक ही है, cot x का log sin x। ठीक है, हाँ, सेक के दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है कौन सी परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं, एक लेंदी एक छोटा है, एक फेमस है एक शॉर्ट है। फेमस ये वाला है, ज्यादातर आप 12th की किताबों में यही यूज करते हैं, log sec x प्लस tan x।
और कई बार जब छोटा चाहिए होता है तो आप ये यूज करते हैं log 10 π/4 प्लस x/2, ये छोटा है, दोनों ही है, इसी से ये बन जाएगा। जब आप sec को 1/cos और tan को sin बटा cos लिखेंगे और अर्धक वाले सूत्र लगाएंगे तो ये बन जाएगा। मोड तो लगाना पड़ेगा ना, मोड नहीं लगाओगे तो खतरा है। log लगा हुआ है और log के साथ मोड नहीं लगाओगे तो माइनस का हुआ, तो अब जैसे साइन है या tan है या कोट है, ये माइनस में भी आते हैं और ये माइनस में आएंगे तो ये खतरा पैदा कर देंगे। तो मोड जो है वो log की सुरक्षा के लिए है कि log को नुकसान ना हो, log को नुकसान ना हो, क्योंकि log माइनस को बर्दाश्त कर नहीं पाता, माइनस को देखते लोग पागल हो जाता है। तो log को माइनस ना पहुंचे log तक, इसलिए हमने मोड लगा दिया कि अगर फलन का क्या भरोसा, वो कभी भी माइनस का हो सकता है। जैसे साइन को देखो, साइन का क्या भरोसा, साइन तो माइनस में भी आता है, और अगर माइनस log के पास पहुंच गया, अगर माइनस log के पास पहुंच गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए बीच में एक मोड लगा के माइनस को log तक पहुंचने से रोक देते हैं, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा के कारण है, और वैसे अच्छी आदत भी होती है, कोई नॉर्मली नहीं भी लिखते, कई लोग नहीं भी लिखते, ठीक है क्या लिखना है आप खुद। अब आप इतने समझदार है कि लोग लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है माइनस तो अलाउड करेगा ही नहीं, तो या तो आप पहले से कह दो कि भाई मैं माइनस लूंगा ही नहीं, क्यों मोड लगाएं, नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे log sin x। लेकिन आपको शपथ लेनी होगी कि आप माइनस का मान नहीं लोगे, बस। अब आप log sin x लिखो ना, बिल्कुल मोड की जरूरत ही नहीं है, और हमने नहीं लिखा है, 12th में हम नहीं लिखते। बस आपको हाँ भरनी है कि भाई मैं साइन का मान, मैं शपथ खाता हूं कि मैं माइनस के मान नहीं लूंगा, क्योंकि log लगा हुआ है, मैं log को किसी प्रकार की मानसिक हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस ठीक है, डन। फिर मोड मत लगाओ चाहे। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, और शॉर्ट फॉर्म वाला बहुत प्यारा है log tan x/2, log tan x/2। ये है आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये वाला हो गया साइन इनवर्स x/a, ये हो गया आपको tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये शीट जो है ये भेज दूंगा आपको फॉर्मूले वाली, है ना। बाकी तो ये लगभग फॉर्मूले आपको याद होंगे। ये tan वाला होता है, ये आपका sec इनवर्स का हो गया, ये आपका 1/a sec इनवर्स x/a हो गया। जैसे जैसे सवाल करोगे बाकी याद होते जाएंगे, वैसे तो याद ही है क्योंकि इससे पहले भी आप सवाल तो कर ही चुके हैं, तो याद तो आपको मोटा मोटी है ही है। जो याद नहीं है उसकी एक शीट बना के अपने पास रख लो। यहाँ थोड़ा सा ये रखना, ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक log वाला होता है, एक हाइपरबोलिक वाला होता है, इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले। इनके क्या दो समाकलन होते हैं, इनके दो समाकलन होते हैं। 12th वाला जो होता है, 12th में जो एनसीईआरटी देखते हैं तो एनसीईआरटी सिर्फ log का फॉर्मूला ही बताती है, जबकि इनका log का भी होता है, हाइपरबोलिक का भी होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a ये भी होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, log वाला भी याद रखिएगा, कई बार किताबें log यूज करती है, कई बार हाइपरबोलिक यूज करती है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही आपको एक और मिलेगा, ये देखो ये रहा साइन हाइपरबोलिक वाला, ये log भी है, साइन हाइपरबोलिक में भी है। तो ये कुछ खास फॉर्मूले, इनको साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, कई बार हम इतना बड़ा नहीं लिखते, या कई बार आंसर ही हाइपरबोलिक में आ रहा होता है तो हम हाइपरबोलिक वाला लगा देते हैं, क्वेश्चन को देख के कैसी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फिर अगर हम नीचे आए तो यहाँ देखते हैं ये log वाले दो फॉर्मूले आ गए, एक में a स्क्वायर आगे है, एक में a स्क्वायर पीछे है, फॉर्मूला नंबर 19 और 20। एक में a स्क्वायर आगे है, एक में a स्क्वायर पीछे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो भी आपने अपनी विधियां बनाई हुई है इनको याद रखने की, वो यूज करो और याद रखो इन्हें। ये लंबे लंबे वाले फॉर्मूले हैं तीन, ऊपर वाले ये तीन फॉर्मूले 21, 22 और 23, है ना। जो भी आप लोगों ने अपनी ट्रिक बनाई हुई है इनको याद करने की। हाँ एनसीईआरटी वाले देखिए, अगर आपको समाकलन बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम आप एकदम जीरो हैं, तो फिर आप पहले शुरू करें फाउंडेशन से, वहां जाएं एनसीईआरटी पढ़ें, सबसे बढ़िया काम। देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी कमजोरी छुपाना वो बेवकूफ़ी है। अगर आपको कुछ बताना भी तो नहीं है ना, आपको आपको खुद को जाके देखना है, जाओ फाउंडेशन वाले वीडियो खोलो, वहाँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में छोटे छोटे समाकलन है, पहले वहां से धार तेज करो, एनसीईआरटी पकड़ो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है और बेसिक है उसके अंदर, जब पहले वो ठीक हो जाए फिर आरबीएससी पढ़िए उसके अंदर, फिर आरबीएससी को करो, फिर उसके बाद एसआर सैनी है, फिर उसको करो। जब तक आप करोगे तो धार बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ साथ में ये कंपटीशन वाला चल ही रहा है, ये भी देखो, तो एकदम समाकलन की धार ठीक हो जाएगी। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी धार बढ़ाने के लिए,
क्योंकि हमारा काम है कंटेंट देना, आपका काम है उसको ऑब्जर्व करना, कैसे आप उसको कितना सोख पाते हैं, कितना सोख पाते हैं, जितना सोखेंगे उतना ज्ञान सोख पाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी तरफ से अवेलेबल है, आपकी मर्जी है, जितना चाहिए उतना लीजिए। ये हो गए 3 फॉर्मूले। इसके बाद में कुछ खासम खास फॉर्मूले हैं, ये अच्छे फॉर्मूले, इनको ले लो। मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह रखने की कोशिश की है ताकि बाद में बार बार ना पढ़ाना पड़े आप लोगों को कि अच्छा ये लो एक नया फॉर्मूला, ये लो एक नया फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले एक साथ ही देख लो, क्योंकि हम कोई 12th तो कर नहीं रहे, सारे देखे हुए भी हैं आपके, बस हो सकता है थोड़ा किंतु परंतु वो भूल गए हो। ये है आपका खंड से, यू बाहर, वी का समाकलन, फिर यू का अवकलन, वी का समाकलन, पूरे का समाकलन। एक है आपका ये वाला e की पावर ax और साइन बी एक्स डी एक्स। एक है e की पावर ax कॉस बी एक्स डी एक्स, है ना। लेकिन समाकलन को ठीक कर लेना भाई, समाकलन को ठीक कर लेना इस हिसाब से नहीं कि भाई पेपर में अटेम्प्ट, समाकलन का कुछ भी भरोसा नहीं है, पेपर आने वाला कुछ भी डाल देता है। पेपर बनाने वाला कई बार ऐसे समाकलन भी डाल देता है कि समाकलन पूरा पढ़ने के बाद भी छोड़ना पड़ता है, सवाल नहीं आता समझ में, क्योंकि पता नहीं कौन सी ट्रिक खेल देता है। इतनी गंदी गंदी ट्रिकें खेलते हैं ये लोग समाकलन में लेके, जब दिमाग खराब हो, पेपर बनाने वाले का मूड खराब हो, तो वैसी ट्रिक डालता है कि वो पकड़ में ही नहीं आती। हाँ, बाहर आके कोई बताता है अरे यार उसमें तो खाली इतना करना था, समाकलन हो जाता, लेकिन उस समय वो ध्यान नहीं आती। लेकिन एक बुरी अच्छी बात है कि भाई समाकलन का चलो सवाल अटेम्प्ट मत हो, लेकिन समाकलन किए बिना आप बहुत सारे टॉपिकों को कवर नहीं कर सकते। जैसे द्वि समाकलन है, अगर आपको समाकलन नहीं आता तो आपको द्वि समाकलन भी नहीं आएगा, आपको त्रिसमाकलन भी नहीं आएगा, आपको क्षेत्रकलन भी नहीं आएगा, आपको चापकलन भी नहीं आएगा, आपको अवकल समीकरण भी नहीं आएगी। तो ये पढ़े बिना आप और टॉपिक नहीं पढ़ सकते, ये पढ़े बिना आपके बहुत सारे टॉपिक और भी रह जाएंगे। चलो समाकलन का सवाल मत अटेंड हो पेपर में, हाँ कई बार कहते हैं सर समाकलन के कितने सवाल आते हैं, चलो समाकलन का एक ही सवाल नहीं आए पेपर में, तो भी आपको समाकलन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन आपकी आधी चीजों में काम आता है। और यही अवकलन है, आप अवकलन का चाहे एक ही मत सवाल आओ, लेकिन कहाँ नहीं आता अवकलन, हर जगह काम आता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो और चीजों के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर आप ये कड़ी यहाँ कमजोर रहेगी तो आगे भी दिक्कत देगी। तो आपको समाकलन तो ना चाहते हुए भी ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर है साइन हाइपरबोलिक का समाकलन, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, दोनों के दोनों प्लस के, कोई माइनस नहीं, कोई भी माइनस नहीं, ये हाइपरबोलिक वाले याद रखना। साइन का कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर का टेन हाइपरबोलिक, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर का माइनस कोट हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक इंटू टेन हाइपरबोलिक माइनस सेक हाइपरबोलिक। इनका थोड़ा माइनस का किंतु परंतु रहता है, जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे याद कर लेना, क्योंकि इनका माइनस का झंझट रहता है, भूल चूक हो जाती है माइनस की, क्योंकि लगता है कि कॉस में जैसे जब आप साइन का करते हैं तो माइनस कॉस आता है ना, तो वो यहाँ पे दिक्कत देता है। तो इनका थोड़ा सा इस शीट को कहीं पे टांग रख लेना और बार बार देखते रहना, और सवाल करोगे तो उससे ठीक ठाक हो ही जाएगा। ये हो गया टेन हाइपरबोलिक का, सेक हाइपरबोलिक का, कोट हाइपरबोलिक का, कोसेक हाइपरबोलिक का। ये बड़े दुर्लभ फॉर्मूले हैं, नॉर्मली किताबों में नहीं है ये ढूंढ ढूंढ के बनाए हुए हैं। तो एफ डैश एक्स लोग एफ एक्स, ये एक होता है e की पावर x और साथ में एफ एक्स और एफ डैश एक्स हो, तो इसका समाकलन e की पावर x और एफ एक्स होता है। लोग x का समाकलन ये होता है, और अगर a प्लस बी एफ एक्स आया हुआ है तो दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर सकते हो। ये टोटल 40 फॉर्मूले हैं, इनमें आपका समाकलन फिट हो जाएगा। इन फॉर्मूलों के अंदर, हाँ इसको कहीं भी टांग लो, ये 40 फॉर्मूले हैं, और सवाल करोगे तो देखो याद होते जाएंगे, जैसे जैसे सवाल करते जाओगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। नॉर्मली ऐसे तो बिना यूज किए तो याद रहते भी नहीं और भूल भी जाते हैं, लेकिन समाकलन भूलने नहीं देता, क्योंकि अभी आप समाकलन यहाँ पढ़ोगे, अगली बार अगला आप क्षेत्रकलन करोगे वहां पे आ जाएगा, फिर चापकलन करोगे उसमें आ जाएगा, फिर अवकल समीकरण करोगे उसमें आ जाएगा, तो बार बार आता रहेगा, तो ये भूलने की जगह छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि समाकलन समाकलन चलना है। अब कम से कम आप एक महीना तो मानो ही मानो, अब यहाँ से जब समाकलन स्टार्ट हुआ है तो ग्रेजुएशन में भी और यहाँ पे भी दोनों ही जगह आपका कम से कम अब एक महीने तो सिर्फ समाकलन का ही कोई ना कोई रूप चलता रहेगा, समाकलन का ही कोई भाई बंधु चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी समाकलन कर रहे हैं, समाकलन पहले अनिश्चित करेंगे, फिर निश्चित करेंगे, फिर क्षेत्रकलन करेंगे, ये यहाँ पे चलेगा 12th में। और वहां पे जो चलेगा वो डबल चल रहा है, फिर ट्रिपल चलेगा, फिर वहां पे भी क्षेत्रकलन है, वहां पे भी चापकलन है, वो भी चलेगा, प्लस वहां पे अवकल समीकरण है, वो चलेगा। तो ये कंटिन्यू आपका एक महीना आप समाकलन ही समाकलन करेंगे, तो खूब टाइम है आप लोगों के पास अपना बेसिक ठीक करने के लिए। और एक बार समाकलन आपका ठीक हो गया तो आपको कई जगह पे ब्याज सहित
आपकी जो मेहनत है वो लौटाएगा। तो उसको पढ़िएगा, है ना। हाँ, आज ये शीट भिजवा दूंगा आपको। इसकी अच्छी शीट बनाऊंगा, ये पुरानी शीट है ना। थोड़ी सी कलरफुल शीट बनवाऊंगा आप लोगों के लिए। थोड़ा कलर वलर जो है ना, मुझे भी कलर बहुत पसंद है। मुझे भी जो कलर चीज़ें होती है वो ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए जब भी मैं थंबनेल बनाता हूँ या और बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे थंबनेल्स जो मैं बनाता हूँ, वो खुद ही डिज़ाइन करता हूँ मैं। जो भी मेरा पहला फर्स्ट स्क्रीन जो होती है, जो थंबनेल बनता है, जैसे इसका इस टॉपिक का जो चल रहा था, इससे पहले वाला जो है, इनमें टाइम तो मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे कलर वलर बहुत पसंद है। कुछ ऐसा हो जो मतलब आपका थंबनेल जो है वो अलग दिखे। अब जैसे ये आप थंबनेल देखोगे तो थंबनेल आपको एकदम अलग दिखेगा, एक अलग आइडिया है इसमें, समाकलन भी है जो आपको दिख रहा होगा, कर्व दिख रहे होंगे, कर्व का एरिया दिख रहा होगा, एकदम एक जो एक्चुअली जो इंटरवल है वो होता क्या है उसको एक पिक्चर में डाला हुआ है। तो इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब आजकल ऑफलाइन ऑफलाइन में तो क्या होता था, कुछ नहीं होता था। जैसे मैं कहता हूँ ऑफलाइन में तो आप गए, आपने पेन पकड़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऑनलाइन में हर चीज़ काउंट होती है। ऑनलाइन में आप हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, अच्छी बात है। वैसे तो देखो तो दुखदाई है, जो बेमन का है, जो मन से नहीं कर रहा, उसके लिए तो ये परेशानी है कि यार थंबनेल भी बनाना पड़ेगा और फिर शीट भी बनानी पड़ेगी, फिर ये भी करना पड़ेगा। लेकिन जो मन से पढ़ा रहा है, उसके लिए ये चीज़ें अच्छी है कि यार ठीक है, एक अच्छा सा थंबनेल बने, बच्चों को मतलब एक थंबनेल में आइडिया तो मिले, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आप होने वाला है, कैसा आगे चलेगा इसमें। तो थोड़ी जो फॉर्मूला शीट है उसको भी थोड़ा कलर करवा देता हूँ, तो ये आप लोगों को पसंद भी आए। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन भी है, और फिर एक्चुअली जो थंबनेल होता है ना, वो एक जो आप क्लास लेते हैं उसका एक आइडिया होता है कि भाई आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। वो एक फोटो के रूप होता है, मतलब उसी चीज का एक चित्र होता है, वो जरूरी है। चलिए, शुक्रिया, आप लोगों ने तारीफ की उसके लिए शुक्रिया। चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। हाँ, करना भी चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें तो करते ही रहना चाहिए, जितनी अच्छी कर सकते हो उतना अच्छा करना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।